गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने यूरिन की कंपोजिशन और प्रोसेस किया था, हाउ द यूरिन पास आउट। तो एक्सपेलिंग ऑफ यूरिन या रिमूवल ऑफ यूरिन को हम क्या बोल रहे थे? मिचुरेशन बोल रहे थे। और वहाँ पर हमने यूरिन की कंपोजिशन पढ़ी थी, जिसमें क्या था, मैक्सिमम 90% वाटर प्रेजेंट होता है, कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं, केराटिन प्रेजेंट होता है, और 2 से 3 ग्राम क्या प्रेजेंट होता है? यूरिया, नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट इज अ मेजर कंपोजिशन ऑफ आवर यूरिन विच was formed in our nephron present in the kidney। तो यूरिन को डायग्नोज करके हम बहुत सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की, आपका पाचन क्रिया है या आपकी किडनी ठीक रूप से काम कर रही है कि नहीं, तो यूरिन को आप आइडेंटिफाई कर कर उसको चेक कर कर कि क्या उसकी कंपोजिशन जो एक्चुअल यूरिन की है वो आ रही है या उससे अल्टर हुई हुई है, उससे आप बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक आपने यूजुअली सुना भी होगा, जैसे हम डायबिटीज़ की बात करते हैं, शुगर की बात करते हैं, तो वैसे तो हमारे यूरिन में किसी भी तरह का ग्लूकोज नहीं प्रेजेंट होगा, लेकिन अगर यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है तो उस कंडीशन को हम ग्लूकोसूरिया बोलते हैं, या नॉर्मल कंडीशंस में आप क्या बोलते हो? शुगर हो गई है पर्सन को। तो वो जो शुगर आइडेंटिफिकेशन है वो भी हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं? आप यूरिन को टेस्ट करवा कर पता लगा सकते हो। दूसरी एबनॉर्मेलिटी जो हमें यूरिन टेस्ट से पता चलती है, कीटोन्यूरिया। यहाँ पर भी क्या है? कीटोन बॉडीज आ जाती हैं आपकी यूरिन में। तीसरी चीज क्या है? यूरीमिया। यूरीमिया क्या है? प्रेजेंस ऑफ यूरिया इन ब्लड। वैसे तो यूरिया किस में प्रेजेंट होना चाहिए? यूरिन में होना चाहिए। जितना भी हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहा है वो रीनल आर्टरी की हेल्प से हमारा कहाँ पहुँचता है? किडनी में पहुँचता है। हमने ये चीज़ पढ़ी थी। वहाँ से फिर वो हमारा ब्लड फिल्टर होता है और साफ ब्लड दोबारा से रीनल आर्टरी के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो अगर आपकी किडनी यूरिया को रिमूव नहीं कर रही है ठीक रूप से, तो हमारे ब्लड में यूरिया का अमाउंट रहने लग जाएगा। तो वो कंडीशन जब आपके ब्लड से फुली यूरिया रिमूव नहीं होती, जो किसका काम है? किडनी का काम है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? यूरीमिया बोलते हैं। तो किडनी फेलियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूरीमिया। अब किडनी फेलियर के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आपका नेफ्रॉन जो फिल्ट्रेशन है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है, वो ठीक रूप से काम नहीं। तो किडनी फेलियर का मतलब कि अगर आपका यूरिया आपकी ब्लड में से नहीं निकल रहा तो मीन्स किडनी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है। तो किडनी जब किसी की फेलियर हो जाती है तो अब हमारे ब्लड में क्या रहने लग जाएगा? यूरिया रहने लग जाएगा, जो हाईली टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स और सीवियर केसेस में फेटल भी हो सकता है, डेथ कॉजिंग भी हो सकता है। फेटल का मीन डेथ कॉजिंग। तो किडनी फेलियर पर्सन्स के लिए एक बूम हुआ हमारे, मतलब हमारी मेडिकल साइंस में एक टेक्निक आ गई जिसे हम क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस। डायलिसिस। इसमें क्या करते हैं कि जिस पर्सन की किडनी ठीक रूप से काम नहीं कर रही है उसके ब्लड को एक आर्टरी की हेल्प से रिमूव किया जाता है। मतलब एक जो रबर ट्यूब है वो हमारे क्या है? आर्टरी के साथ कनेक्ट कर दी जाती है, और आर्टरी में हमारा क्या घूम रहा था? यूरिया घूम रहा है। तो हमने क्या है? उसको एक चैम्बर में कनेक्ट कर दिया। इसको हम डायलिसिस चैम्बर बोलते हैं। और इस चैम्बर में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, जिसे हम सेलफोन ट्यूब, उस सेलफोन ट्यूब के साथ हम उस रबर ट्यूब को अटैच कर देते हैं जो हमारी आर्टरी के साथ जुड़ी हुई है। और इस डायलिसिस चैम्बर में एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं डायलिसिस फ्लूइड बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं कि जो फंक्शन हमारा किडनी कर रहा था, किडनी क्या कर रहा था? यूरिया को रिमूव कर रहा था हमारे ब्लड में से। अब किडनी नहीं कर रही तो हम आर्टिफिशियल तरीके से उस यूरिया को ब्लड में से रिमूव करने का प्रोसेस कर रहे हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डायलिसिस। तो हमने आर्टरी को एक
ट्यूब से कनेक्ट कर दिया और इंटरनली डायलिसिस चैम्बर में वो किससे जुड़ गई जाकर, सेलोफोन ट्यूब से। इस सेलोफोन ट्यूब में बहुत माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या यहाँ रिमूव करेगा, यूरिया। अब यूरिया ही क्यों रिमूव होएगा, ब्लड में तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना। ब्लड में ब्लड सेल्स भी हैं, ग्लूकोज भी है, प्रोटीन्स भी हैं और तरह की चीजें भी प्रेजेंट है। तो सिर्फ यूरिया ही बाहर क्यों निकलता है, ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि हमने जो इस सेलोफोन ट्यूब के बाहर ये लिक्विड दिखा रखा है जिसे हम डायलिसिस फ्लूइड बोलते हैं, उसकी कंपोजिशन बिल्कुल हमारे ब्लड के जैसी है। सिर्फ उसके अंदर क्या नहीं है, नाइट्रोजनस बेस नहीं है। जैसे मैं बात करूं कि मेरे पास इधर 10 सोडियम आयंस हैं और इधर भी 10 सोडियम आयंस हैं, तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, है ना। लेकिन अगर इधर मेरे पास 7 सोडियम आयन होते और इधर 10 होते तो क्या होता, आयंस की मूवमेंट हो जाती। कब तक होती, जब तक ये कांस्टेंट ना हो जाती, है ना। क्योंकि हमारा मकसद क्या है किडनी का, टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, ये जो सेलोफोन ट्यूब है इसके बाहर जो लिक्विड है, यहाँ पर हर चीज है लेकिन अंदर क्या है, यूरिया प्रेजेंट है। अंदर क्या प्रेजेंट है, यूरिया प्रेजेंट है, लेकिन बाहर यूरिया नहीं। तो ये यूरिया इस सेलोफोन ट्यूब से बाहर आ जाएगा। धीरे 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 यहाँ तक आने पर हमारा ब्लड क्या है, कंप्लीटली प्यूरिफाई हो जाएगा और ये प्यूरिफाई ब्लड को दोबारा हम पर्सन की बॉडी में डाल देंगे विद द हेल्प ऑफ वेन। वेन के साथ हमने अटैच कर दिया। तो सेलोफोन ट्यूब से जितना भी यूरिया है वो डिफ्यूजन से कहाँ आ जाएगा, आपके डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि डायलिसिस फ्लूइड में वो सारी चीजें हैं जो हमारे ब्लड में होती हैं, सिर्फ क्या नहीं था, नाइट्रोजनस वेस्ट। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, अपने ब्लड को प्यूरिफाई कर सकते हैं और दोबारा से प्यूरिफाई ब्लड पर्सन की बॉडी में डाल दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है पर्सन को टाइमली रिपीट करना पड़ता है। अब वो कितना, जैसे जो जिनकी किडनी फेलियर हो जाती है उनको क्या रिकमेंड किया जाता है कि उनको नाइट्रोजन के सोर्सेज कम लेने। अब नाइट्रोजन के सोर्सेज जैसे हमें प्रोटीन्स कम खानी है ताकि बॉडी में अमोनिया कम बने, यूरिया कम बने, क्योंकि प्रोटीन जो यूरिया बन रहा है वो किसकी हेल्प से बन रहा है, प्रोटीन की डिकम्पोजिशन की हेल्प से बन रहा है। तो ऐसे पर्सन्स को अवॉइड किया जाता है कि उन्हें प्रोटीन सोर्स नहीं लेना, नाइट्रोजन सोर्स नहीं लेना। दूसरा, ये जो डायलिसिस का प्रोसेस है उनको टाइमली के साथ रिपीट करना पड़ेगा। अगर सीवियर कंडीशन है, बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशन है, तो वो 15 डेज, 1 मंथ या विद इन 10 डेज वो डॉक्टर उस अमाउंट को देखकर बताता है कि आपको कितने टाइम गैप के बाद डायलिसिस करवाना क्या है, ज़रूरी है। तो ये एक आर्टिफिशियल तरीके से जो किडनी हमारा काम कर रही थी, हम आर्टिफिशियल तरीके से करवाते हैं। इसलिए डायलिसिस को एक और टर्म से जाना जाता है, आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, तो मेन बात क्या याद रखने वाली है कि जो ये डायलिसिस फ्लूइड हमारे चैम्बर में घूम रहा है उसकी कंपोजिशन एग्जैक्टली हमारे ब्लड के जैसी होती है, सिर्फ क्या नहीं होता, नाइट्रोजन सोर्स नहीं होता। तो एक किडनी फेलियर से पर्सन के अंदर है तो हम क्या करवा सकते हैं, हीमोडायलिसिस करवा सकते हैं। लेकिन अगर हीमोडायलिसिस भी सक्सेसफुल नहीं है तो ऐसे पर्सन्स में किडनी फेलियर जिनका हो गया है तो एक और ऑप्शन होती है, या हम कहें एक और टेक्निक हमारे पास अवेलेबल है जिसे हम बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराएंगे तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन किसी डोनर से आपको किडनी लेनी पड़ेगी क्योंकि जितने भी हमारे 2 ऑर्गन हैं बच्चे हमारी बॉडी में, जैसे हमारे पास 2 लंग्स हैं, 2 किडनी हैं, तो हम एक ऑर्गन से भी हमारी बॉडी काम चला सकती है। तो हम एक ऑर्गन किसी को डोनेट कर सकते हैं, जैसे हम एक किडनी किसी को डोनेट कर दें या एक लंग डोनेट कर दें, लेकिन
क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो डोनर है वो क्लोज रिलेटिव होना चाहिए उस पर्सन का, मतलब उसके साथ आपके खून का रिश्ता होना चाहिए, तभी आपका क्या है ऑर्गन एक्सेप्ट करेगी बॉडी। अगर आप किसी अननोन पर्सन की बॉडी का ऑर्गन डाल दोगे तो उसको रिजेक्ट करने के चांसेस क्या रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं। तो हमें बिल्कुल ब्लड रिलेशन वाले पर्सन से ही ऑर्गन लेने चाहिए। एक और बात, लेकिन आज के टाइम में हमारे पास ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल है जिससे आप मिनिमम रिजेक्शन करा सकते हो, मतलब आप रिजेक्शन के चांसेस को, रिजेक्शन का मतलब है नकार देना, बॉडी जब दूसरे के ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करेगी उसे हम क्या बोलते हैं, रिजेक्शन बोलते हैं। तो लेकिन आज हमारे पास अवेलेबल है ऐसे कि हम रिजेक्शन के चांसेस को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। इसलिए हमारे क्या चल रहा है कि हमें अपने ऑर्गन्स डोनेट करने चाहिए ताकि फ्यूचर में आने वाली जनरेशन्स को हेल्प मिल सके इफ़ दे नीड भी। जैसे आफ्टर डेथ हम कहें कि जैसे आपने सुना होगा आई डोनेशन होता है, ऐसे ही बॉडी डोनेशन भी होती है जिसमें ये कहा जाता है कि आप मेरे किसी भी अंग का उपयोग कर सकते हो ताकि वो किसी को जीवन दे सके। ठीक है। तीसरी जो एबनॉर्मेलिटी हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखते हैं दैट इज रीनल कैलुकाई। इसमें क्या है, स्टोन्स डेवलप हो जाते हैं हमारी किडनी में। चौथी चीज है ग्लोमुलर नेफ्राइटिस। इसमें क्या है, आपके ग्लोमुलस में क्या हो जाएगी, इन्फ्लेमेशंस डेवलप हो जाती हैं, सूजन हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोमुलस नेफ्राइटिस, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो ग्लोमुलस फिल्ट्रेशन रेट होता है 125 ml पर मिनट, वो ठीक इतना नहीं बन पाएगा, तो हमारे क्या है, यूरिन फॉर्मेशन स्लो डाउन हो जाएगी। तो ये थे कुछ हमारे किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ठीक है। तो यूरीमिया रिमूव करने के हमारे पास ये दो टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांटेशन। इसके अलावा कुछ और डिसऑर्डर हैं जैसे पायूरिया, प्रेजेंस ऑफ पस सेल्स इन यूरिन, की अगर आपकी यूरिन में पस सेल्स आ जाते हैं, पस सेल्स क्या होते हैं, WBC सेल्स अगर आ रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, पायसूरिया। जॉन्डिस क्या है, प्रेजेंस ऑफ बाइल पिगमेंट इन यूरिन। बाइल पिगमेंट कहाँ बनते हैं, हमारे लिवर में बनते हैं। तो लिवर की फंक्शनिंग किसी तरीके से प्रॉब्लम हो रही है तो बाइल पिगमेंट्स जो हैं हमारे बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, वो हमारे यूरिन में आना शुरू हो जाएंगे, जिसे हम जॉन्डिस या पीलिया आप जो सुनते हो। नेक्स्ट है एल्बिन्यूरिया, प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या है, एक प्लाज्मा प्रोटीन है, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन है, अगर वो भी हमारे यूरिन में आ रही है तो वो कंडीशन क्या कहलाई जाएगी, एल्बिन्यूरिया। नेक्स्ट है हिमैटोयूरिया, ब्लड सेल्स इन यूरिन, कि अगर ब्लड सेल, कोई भी रेड ब्लड सेल्स आपके यूरिन में आ रहा है तो वो कंडीशन क्या कहलाई जाएगी, हिमैटोयूरिया कहलाई जाएगी। तो ये थे कुछ डिसऑर्डर्स हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड। नेक्स्ट जो चीज हम करेंगे दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग आयन कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, कि हमने आयंस मेंटेन करने हैं हमारे, जैसे हम कहते हैं कि हमारा जो ब्लड है उसकी स्पेसिफिक पीएच होती है, स्पेसिफिक पीएच है, मतलब उसमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ आयंस प्रेजेंट है। अगर वो आयंस का नंबर बदल गया तो हमारी पीएच भी बदल जाएगी, तो हमारा ब्लड ठीक रूप से काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उसके अराउंड जो लिम्फ घूम रहा है उसका फ्लूइड की कंसंट्रेशन प्रॉपर बनी रहनी चाहिए ताकि हमारे फंक्शन बॉडी के ठीक रूप से हो सके। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी फ्लूइड को मेंटेन कर लेते हैं
उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर्स। मतलब हम चाहे सर्दियों में बात करें, चाहे गर्मियों में बात करें, चाहे हम पानी के अंदर चले जाएं, चाहे हम बाहर टेरेस्ट्रियल रह रहे हैं, तो हमारा ब्लड का पीएच 7.4 ही रहेगा। ये नहीं है कि हम मैराइन वाटर में चले गए हैं, समुद्र के पानी में चले गए हैं जहाँ पर सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो हमारा पीएच क्या है, बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो हमने अपने पीएच को मेंटेन करके रखा हुआ है, आयनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखा हुआ है, इसलिए हम कौन हैं, ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो ऑस्मो रेगुलेटर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रहते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ दी सराउंडिंग। सराउंडिंग का असर नहीं होगा, चाहे आप पानी के अंदर जा रहे हो, चाहे लैंड पर रह रहे हो, आपके ब्लड का पीएच कितना रहेगा, 7.4 ही रहेगा। तो जितने भी वर्टेब्रेट्स होते हैं बच्चे, वो सारे क्या हैं, ऑस्मो रेगुलेटर्स। जैसे हम बोल रहे थे वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वहाँ पर हम टेम्परेचर की बात करते थे कि हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। ऐसे ही हम अपने बॉडी फ्लूइड की आयनिक कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करते हैं, भले ही हम क्या है पानी के अंदर चले जाएं या हम लैंड में रहें। तो हम कैसे ऑर्गेनिज्म हैं, ऑस्मो रेगुलेटर। ऑस्मो का मतलब है यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ आयन। तो इसके अलावा जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑस्मो कन्फर्मर्स। ऑस्मो कन्फर्मर्स क्या होते हैं, वो अपनी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को चेंज कर देते हैं जैसी सराउंडिंग होती है। जैसे मैं कहूँ एक फिश हमारे मैराइन वाटर में रह रही थी और हमने उसको क्या है फ्रेश वाटर में ट्रांसफर कर दिया, तो ये जो फिश है अपनी आयनिक कंसंट्रेशन को इस फ्रेश वाटर के हिसाब से क्या है, बदल लेगी। तो जितने भी इनवर्टेब्रेट्स हैं, यूजुअली कौन से, मैराइन, ये अपनी आयनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन नहीं कर पाते, चेंज कर देते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑस्मो कन्फर्मर्स। तो ऑस्मो रेगुलेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ह्यूमन बॉडी का, जो हमारी आयनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करती है। और इस ऑस्मो रेगुलेशन को बनाए रखने के लिए कौन रोल प्ले करता है, किडनी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन, कि कैसे किडनी हमारी आयनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रही है बाय रिमूविंग, कैसा यूरिन पास आउट करते हैं हम, हाइपरटोनिक। तो ये कैसे बनता है ये हम कल करेंगे। थैंक यू।